नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। एसएसटी सीटेट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहली बार अगर कोई हमसे जुड़ रहा है तो पीछे की क्लासेस आप देख लें। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। और जो आपका फरवरी में एग्जाम है 2026 का सीटेट का, उसमें आप 120 के आसपास कम से कम मार्क्स लेकर आए, ये हमारा प्रयास है। खूब रिवीजन कीजिए, खूब एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, एक सेकंड। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो। Which of the following statement are true about the development of cotton industries in the late 18th and early 19th century in colonized India? तो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो सूती कपड़ा के उद्योग थे, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय उपनिवेशों में, क्योंकि भारत गुलाम था, भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला पढ़ते हैं। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड टू compete with ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। इंडिया का जो कपड़ा उद्योग था, इंडिया का जो कपड़ा उद्योग था, उसको प्रतिस्पर्धा फाइट करनी होती थी, कंपटीशन फाइट करना होता था। किसके साथ? ब्रिटिश का जो कपड़ा है उसके साथ। ब्रिटिश का जो कपड़ा है उसके साथ कंपटीशन फाइट करना होता था। ब्रिटिश का जो कपड़ा है उसके साथ कंपटीशन फाइट करना होता था। कहां पर? जब यूरोप की मार्केट में वो कपड़ा बेचा जाता था और अमेरिका की मार्केट में वो कपड़ा बेचा जाता था। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो मशीनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो मशीनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। और इंडिया का जो कपड़ा है वो आर्टिसंस, कारीगर होते थे, वो हाथ का इस्तेमाल करके बनाते थे। ठीक है, हाथ का इस्तेमाल करके बनाते थे। हाथ का इस्तेमाल करके बनाते थे। तो जाहिर सी बात है, मशीनों से के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा सस्ता मिलेगा और मशीन के द्वारा कम समय में ज्यादा कपड़ा बनाया जा सकता है। तो इसलिए इंडिया का जो कपड़ा है, जो कि हाथों से बनाया जाता था, हैंडीक्राफ्ट थे, तो वो जब यूरोप के बाजार में जाता था सेल होने के लिए और अमेरिका के बाजार में जाता था बिकने के लिए, तो वहां पे ब्रिटेन का कपड़ा ऑलरेडी अवेलेबल होता था। तो यूरोप के बाजार में और अमेरिका के बाजार में भारत के कपड़े को ब्रिटेन के कपड़े से कंपटीशन करना होता था। और ब्रिटेन का कपड़ा मशीन से बनता था तो वो सस्ता मिलता था। भारत का कपड़ा हाथों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था तो वो महंगा मिलता था। तो यहाँ पे हमें कंपटीशन फाइट करना होता था, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ब्रिटिश मार्केट वॉज नाउ अवेलेबल फॉर इंडियन टेक्सटाइल। ब्रिटिश की जो मार्केट थी, ब्रिटिश की जो मार्केट थी, वो अब भारतीय कपड़ों के लिए भी उपलब्ध, भारतीय कपड़ों के लिए भी अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। ऐसा है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है, वहां अलाउ नहीं था। ठीक है, रोक दिया था। सी, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल गुड्स टू इंग्लैंड बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को, भारत की तरफ से ब्रिटेन में जो निर्यात किया गया कपड़ा है, वो निर्यात करने में ही बहुत सारी डिफिकल्टी आती थी। तो भारत का कपड़ा ब्रिटेन में जब हम भेजते थे, यानी कि निर्यात करते थे, तो हमें बहुत सारी
मुश्किलों का सामना करना होता था, इसलिए भारत का बनाया हुआ कपड़ा ब्रिटेन की मार्केट में कम जा पाता था, ना के बराबर। इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है कि ब्रिटिश मार्केट हमारे कपड़े के लिए एकदम खुली हुई थी, नहीं खुली थी। हम जो एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड को अपना कपड़ा, वो बहुत मुश्किल हो रहा था भेजना। डी, तो ये सही बात है, ए भी सही है, सी भी सही है। डी, बंगाल बीवर यानी कि बंगाल के जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, वर वर्स्ट हिट एज इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन टेक्सटाइल। बंगाल के जो बुनकर थे उनको एक बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे और यूरोप की और जो कंपनी थी, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया था भारत के कपड़े को। तो ए सही, सी सही, डी सही। देखो सी टेट का सवाल है ये, तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए सी डी। आई होप चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, 52 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए और रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए और आर को पहले पढ़िए आप। ए को बोलते हैं हम कथन और इसको बोलते हैं कारण, रीजन। तो द प्रेयरीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। क्या ये बात सही है? बताओ भाई। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है कि प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। रीजन पढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड कंबाइंस हैज मेड साउथ अफ्रीका अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। ये तो गलत है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में खाने का जो सामान है वो उसका उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया, खेतों की बुवाई करने के लिए, जुताई करने के लिए, कटाई बोने के लिए। उसकी वजह से साउथ अफ्रीका में फूड बहुत उत्पन्न हुआ, उसका उत्पादन हुआ। तो ये गलत बात है, पहला सही है। तो इसमें देखो, इसमें तो दोनों दिखा रहा है, दोनों वाले छोड़ो, एक ले लो। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। आगे 53 क्वेश्चन देखो आप। 53, डाइवर्सिटी केम विथ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। डाइवर्सिटी कैसे आती है? विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, ऐसा किस कंटेस्ट में बोला जा रहा है? होमोजीनियस पॉपुलेशन, सजातीय जनसंख्या के कारण, यानी कि एक जैसी जनसंख्या के कारण। तो एक जैसी जनसंख्या, सपोज 146 करोड़ देशवासी हैं, ये सब एक जैसे हों, तो फिर क्या हम इसे विविधता थोड़ी ना कहेंगे? फिर तो एक रूपता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक रूप सबका। तो सजातीय जनसंख्या के कारण तो विविधता आती नहीं है। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, जो कल्चर है, अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृति है, वो एक साथ हमें दिखाई देती है, उसे हम विविधता कहते हैं। तो अगर अलग अलग कल्चर परस्पर मिश्रण बन जाए उनका, तो विविधता आएगी, ये सही बात है। तीसरा, अनुवांशिक रचना के कारण, जेनेटिक कंपोजिशन के कारण विविधता आती है, नहीं। समानताओं और समान लक्षणों के, भाई जब समानता है सब में, सबके लक्षण समान है, तो वो विविधता कहाँ हुआ फिर? वो तो एक हो गया, एक जैसा। तो विविधता कब आती है? जब संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण विविधता देखने को मिलती है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, उत्तर भारत की संस्कृति है, पश्चिम भारत की संस्कृति है, ये सब अलग अलग है। इसको जब एक जगह देखेंगे हम, तो हमें दिखेगा कि कितनी विविधता हमें दिखाई दे रही है। ठीक है। अगला,
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेशन एंड इन गवर्नमेंट जॉब वॉज ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है जी। ऑप्शन बताना है आपको। विधायिका मतलब समझ रहे हो? विधायिका का मतलब केंद्र में लोकसभा और राज्य के अंदर विधानसभा। केंद्र में लोकसभा और राज्य के अंदर विधानसभा, इसे बोलते हैं विधायिका। तो इसमें जो है सीटों पर आरक्षण मिला हुआ है, बिल्कुल मिला है। महिलाओं को ही अब 33% मिल गया है। और सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है संविधान ने दिया है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं है, संविधान द्वारा विधायिका में सीटों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। क्यों? कंपेंसेट फॉर लो ग्रेड मार्क्स स्कोर्ड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ विच पीपल वर नॉट एबल टू कम्पीट। आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति सही शिक्षा हासिल नहीं कर पाता है। ठीक है, कम मार्क्स ला पाता है, स्कूल उनको सही नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या ये बात सही है? तो ये गलत है। बी, कंपेंसेट फॉर ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल सप्रेशन एंड एजुकेशनल डिप्राइवेशन, यानी कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन के कारण कुछ ऐसी जातियां हैं जिन पे इतिहास में बहुत सारा अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उस कमी को भरपाई करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और शिक्षा से उनकी दूरी बनी रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए भी आरक्षण दिया जाता है। तो बी सही है। अब सी और देख लेते हैं सही है या नहीं। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन या रैली के लिए लोगों को तुष्ट करना, लोगों को सपोर्ट करना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा 54 का बी तीसरा सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखो, 55 हिस्ट्री का है। यहां भी कथन ए दिया है और कारण दिया है, दोनों को पढ़ना है आपको, फिर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कॉलोनियल रूल यानी कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। यानी कि जो कॉलोनियल भारत था, औपनिवेश भारत था, उसमें इंट्रोड्यूस्ड सेवरल न्यू आर्ट फॉर्म, बहुत सी आर्ट फॉर्म की शुरुआत हुई, स्टाइल्स आई और टेक्निक्स आई। क्या ये बस सही बात है? बिल्कुल आई। रेलवे भी तो शुरू हुआ, पोस्ट डाक शुरू हुई, डाक व्यवस्था शुरू हुई, रेलवे शुरू हुआ, पीडब्ल्यूसी शुरू हुआ, समझ रहे हैं? तो कॉलेज भी बने, स्कूल भी बने। रीजन, these were creatively adopted by Indian artists for local patrons and market। अब इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजारों के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। ये बहुत सही है। तो 55 का आंसर हो जाएगा क्या? दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या कर रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आगे नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक का मतलब समझ रहे हैं? नियोलिथिक का मतलब है नवपाषाण, नवपाषाण साइट पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। देखो नियोलिथिक की जो साइट है वो पैलोलिथिक साइट से अलग है, क्योंकि कारण बताया गया है। आपको कारण बताना है कि नवपाषाण युग की जो स्थल है और पुरापाषाण युग के जो स्थल हैं, वो उन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है। जब हम इतिहास को विभाजित करते हैं, आप जब इतिहास पढ़ते हैं, तो जब हम इतिहास को विभाजित करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरी हम बनाते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री और फिर प्रोटो हिस्ट्री
आद ऐतिहासिक काल, और फिर हम वो तीसरी है हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री का मतलब है कि लिखित में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास, जो भी आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं उनसे हमें अंदाजा लगता है कि प्रागैतिहासिक सॉरी हाँ प्रागैतिहासिक काल के समय क्या क्या हुआ था। तो ये जो प्री हिस्ट्री है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है तीन कैटेगरी में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये क्या प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ये तीन ग्रुप में विभाजित हो जाता है। बाद में धातु युग भी आता है, चालकोलिथिक, ताम्रपाषाण युग कहते हैं उसको। पुरापाषाण काल में जो व्यक्ति था वो शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था, फूड गैदरर था। मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, कुत्ते को पाला था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। और नवपाषाण काल में खेती करना शुरू कर देता है, कृषि करना शुरू कर देता है। ये क्लासिफिकेशन है। देख लेते हैं ऑप्शन 56 करेक्ट बताना है आपको। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो नवपाषाण काल के स्थल हैं और पुरापाषाण काल के स्थल हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बहुत सही है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, बहुत सही है। 56 का है ना ये, ठीक है। विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे, ये भी सही है। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था, ये डिफरेंस नहीं है ना। किस कारण से नवपाषाण काल भिन्न है पुरापाषाण से। तो पुरापाषाण में ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन नवपाषाण में नहीं होता है, तो इसलिए ये अंतर देखने को मिलता है हमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों का इस्तेमाल पुरापाषाण काल में होता है लेकिन नव में नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि तीसरा। आगे देखो, इसमें भी एसर्शन और रीजन को पढ़ना है आपको और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। इसमें 57 का, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। 19वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1800 जो है 70-80 के दशक के आसपास, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का प्रगलन की कला का पतन हो गया था और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई थी। लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी थी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 57 क्वेश्चन दोनों सही हैं, ये ए और आर दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेन करता है ए को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टैक्स देना पड़ता था, लोहा पिघलाने का जो काम करते थे उनको टैक्स देना पड़ता था जिससे उनकी आय कम हो गई थी और धीरे धीरे उसको बंद कर दिया गया। फिफ्टी हु अमंग द फॉलोइंग आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के चुने हुए, स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, कौन होता है। स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य कौन होता है। 58 तो वार्ड मेंबर, पंचायत का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नहीं होता, वार्ड काउंसलर यानी कि निगम पार्षद, पार्षद। तो ये भी आप जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में एमसीडी में पार्षद चुनते हैं आप वोट देकर,
ये भी चुना हुआ, पंचायत का प्रेसिडेंट भी चुना हुआ यानी कि सरपंच, वार्ड मेंबर, वार्ड पंच भी चुना हुआ। तो बस सचिव को छोड़कर बाकी सब है। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी कहाँ है? 58 का 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोग जल्दी से बता दो, भारत में पंचायती राज को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जल्दी से बताएं, कमेंट कर देना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट? निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा? 6 दिसंबर 1919, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल या 15 दिसंबर 1919? 59। तो भाई 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, ये मनाने के लिए कहा था। तो 59 का हो जाएगा दूसरा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा है। उसी टाइम पे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा 1920 में। अगला, What is 1 p.m. at Greenwich and what time will it be at 60 degree west and 60 degree east respectively? टाइम निकाला गया है। क्या निकाला गया है? टाइम निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है। यहां देखो, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, When it is 1 p.m. at Greenwich, ग्रीनविच लाइन किसे कहते हैं? इसको, प्राइम मेरिडियन को, 0 डिग्री को। बोल रहा है अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर 1 बज रहा है दिन का, 1 PM हो रहा है दिन का, तो व्हाट टाइम विल इट बी 60 डिग्री वेस्ट? अब देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ईस्ट वाला हिस्सा हो गया। तो 60 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा? यानी कि 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ चलेंगे 60, 1 2 3 4 6, मान लो यहां मान लो, ठीक है। 60 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा? और साथ ही साथ ईस्ट में पूछा है, 60 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? ये देखो, 60 डिग्री पर निकालते हैं वेस्ट में, तो 15 से भाग देंगे, क्योंकि 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाती है पृथ्वी? 15 मिनट में, ठीक है। तो 15 यहां देखो, ये आ गए 4 घंटे, ठीक है, और 0 डिग्री। तो इधर अगर 1 बज रहा है तो वेस्ट में जाएंगे, गेन होगा, वेस्ट में जाएंगे लॉस होगा, इधर टाइम की कमी होगी। तो इधर कितना बचेगा? 1 में से आप माइनस कर दो 4, 1 में से आप माइनस कर दो 4, तो कितना बचा? इसमें से हाँ 1 डिग्री हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। 4 आवर्स, 4 आवर्स और ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 4 घंटे माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 12, 11, 10, 9, 9 बच जाएगा। 1 बज रहा है यहाँ पे और इधर वेस्ट में निकाला है, तो इधर 4 घंटे पीछे दिखा रहा है, तो 1 बजे में से 4 घंटे पीछे कर दो तो 9 बज जाएंगे, यहाँ पे 9 बज जाएंगे, क्योंकि 10, 11, 12, 1, 4 घंटे पीछे चल रहा है। और इधर ईस्ट में जाते हैं तो हमें गेन होता है, तो 60 डिग्री ईस्ट पर 4 घंटे आगे चला जाएगा टाइम, तो 1 PM में 4 ऐड कर दो तो 5 PM आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 ऐड हो जाएगा। इधर घटता है टाइम, उधर बढ़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9 AM इधर
और 5 PM इधर। क्लियर है? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।